नमस्कार साथियों। आज हम इस वीडियो में, जैसा हमने फ्रांस के संविधान की लास्ट 8 वीडियोज़ में देखा, ये 9th वीडियो है। इसमें कुछ चीज़ें जैसे मिसिंग हो गई, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट चेंजेस जो मुझे बाद में पता चले, उनको मैंने इसमें मेंशन किया है। एक नज़र आप लगाएं, मे बी कोई क्वेश्चंस आ जाए। फ्रांस का जो संविधान है उसमें 2008 का जो संशोधन है वो बहुत बड़ा संशोधन है। तो इस संशोधन को अगर हम एक नज़र देख लेते हैं कि आज फ्रांस के संविधान में क्या हो गया है। जैसे पहले सेपरेशन ऑफ पावर के तहत प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट के एड्रेस करने का राइट नहीं था, लेकिन अब यूएसए प्रेसिडेंट की तर्ज पर वहाँ का जो राष्ट्रपति है वो जॉइंट सेशन को एड्रेस कर सकता है। 2008 में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 2 टर्म की सीमा लगा दी है, ये हमें पता ही है। एक पार्लियामेंट कमीशन कैन वीटो प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट, पहले ऐसा नहीं था, यानी जो पार्लियामेंट में कमीशन होते हैं वो हमने पढ़े थे लास्ट वीडियोज़ में, वो प्रेसिडेंट के द्वारा की गई नियुक्तियों पर रोक लगा सकते हैं। आर्टिकल 49.3 के तहत यह प्रावधान था कि बिना संसद की अनुमति के सरकार विधायन को प्रोसीड कर सकती थी। अब उसके इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिए हैं, यानी राष्ट्रपति एक तरीके से विधायन की शक्ति उतनी नहीं रही। पहले ये प्रावधान था कि फ्रेंच जो प्रवासी नागरिक हैं वो सिर्फ सीनेट में ही उनका प्रतिनिधित्व था, लेकिन अब वो सीनेट के साथ साथ राष्ट्रीय परिषद जो नेशनल असेंबली है उसमें भी अपने प्रतिनिधि भेज सकते हैं। और ये 11 डिप्यूटीज और 2 सीनेटर्स के पद इनके लिए होते हैं। पहले राष्ट्रपति को अब कहीं भी अगर ओवरसीज में सेना डिप्लॉयमेंट करना होता है तो उसे संसद को सूचना देनी होगी, और संसद उसे अगर 4 माह से अधिक डिप्लॉयमेंट रहता है तो सदन में पारित करना आवश्यक होगा। न्यू सिविल लिबर्टीज़ ये है कि जो प्राइमरी क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी हमने पढ़ा था, यानी अगर किसी नागरिक को ये एहसास है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जो संविधान उसे फ्रीडम देता है उसका उल्लंघन हो रहा है, तो वह न्यायालय की शरण में जा सकता है, और न्यायालय उस मामले को, यानी दोनों प्रकार के न्यायालयों के जो सर्वोच्च न्यायालय हैं वो उस मामले को कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल को भेजते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल उसको रिव्यू करता है और उस कानून को अवैध ठहरा सकता है। यानी एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल की जुडिशियल रिव्यू की शक्ति में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, और न केवल नागरिकों को अधिकार मिले हैं बल्कि न्यायालयों की शक्ति में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। 2008 के संविधान संशोधन द्वारा एक नया पद जोड़ा गया है, डिफेंडर ऑफ सिटीजन राइट। यह एक तरीके से ओम्बुड्समैन तरह का है कि अगर किसी नागरिक को सरकार के किसी अंग के प्रति यह है कि वह उसके नागरिकों अधिकारों के साथ उल्लंघन कर रही है तो वह इसे अप्रोच कर सकता है। पॉपुलर रेफरेंडम की अवधारणा को अपनाया गया है, यानी 1/10 इलेक्टर्स यानी वोटर्स तथा 20% सांसद अगर सहमत हैं तो कोई भी इश्यूज पर रेफरेंडम आयोजित करवाया जा सकता है। 75(1) नया आर्टिकल जोड़ा है, उसमें लिखा है रीजनल लैंग्वेजेज फॉर्म पार्ट ऑफ फ्रेंच हेरिटेज, यानी आर्टिकल 1 में लिखा है कि फ्रांस की राष्ट्रीय भाषा होगी, लेकिन इसके साथ साथ 75 जोड़ा है कि जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो भी फ्रांस की जो फ्रेंच हेरिटेज है उसका भाग होंगी। पहले इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का प्रावधान था, अब उसमें इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरनमेंट वर्ड जोड़ दिया है। यह एक 233 अनधिक यानी अधिकतम 233 सदस्यों से मिलकर एक काउंसिल होती है जो इन मुद्दों से संबंधित कानून निर्माण में कानूनों पर विचार, अपना दृष्टिकोण या विशेषज्ञता सजेस्ट करती है, सुझावात्मक है। फ्रांस की संसद हमने पढ़ा था, लेकिन दोनों जो सदन हैं उनमें किस तरह की बॉडीज़ होती हैं। एक प्रेसिडेंट होता है जिसे चैम्बर प्रेसिडेंट कहते हैं, एक गवर्निंग ब्यूरो होता है, कमीशन होते हैं, कमीशन जो अपने कमेटीज़ होती हैं अपने यहाँ, वो वहाँ कमीशन है, और फॉर्मल पॉलिटिकल ग्रुप होते हैं। यह एक एक्सक्लूसिव संस्था है, ऐसा सामान्यतः नहीं होता। विधि निर्माण में, फ्रांस के विधि निर्माण में एक विलक्षण बात है कि वोट ऑन इन कमीशन बिफोर बीइंग डिस्कस्ड, यानी सदन में मतदान होने से पहले जो कमीशन है उनमें मतदान होता है। यह बाकी गणतंत्रों से अलग है। मतभेद की स्थिति में जो जॉइंट कमीशन बनता है वो मैंने पढ़ाया था, तो उसमें मैंने
छः सदस्य बता दिए थे, जबकि उसमें 7 और 7 सदस्य होता है, सॉरी फॉर दैट। फ्रांस की संवैधानिक व्यवस्था को रैशनलाइज्ड पार्लियामेंटरिज्म के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। देखिए, ये फ्रांस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें लिखा हुआ है कि उसे रैशनलाइज्ड पार्लियामेंटरिज्म के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। साथ में यह भी कहा जाता है कि बोथ द फ्रेंच एंड अमेरिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रियलाई ऑन द चेक एंड बैलेंस, यानी दोनों नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत पर आधारित हैं। लेकिन अमेरिकन सिस्टम इज डिफाइंड बाय एसओपी, यानी सेपरेशन ऑफ पावर से डिफाइंड है अमेरिकन सिस्टम। वहीं फ्रांस का जो सिस्टम है वह स्ट्रक्चर ऑफ इंटरकनेक्टिंग पावर के आधार पर इसकी व्यवस्था की गई है। ये कैसे की गई है, हमने थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन की रीडिंग में हमने ये देखा है। नेशनल असेंबली को भंग करने के उदाहरण, यानी कब कब कौन कौन से राष्ट्रपति ने इसे भंग किया है, ये बहुत ही सामान्य होने वाली घटना नहीं है। आज तक सिर्फ 5 बार इसे भंग किया गया है। शेयर्ड लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव क्या कहते हैं, यानी ये क्या टर्म है जो फ्रांस में है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विधि निर्माण आरंभ करने की जो शक्ति है वो प्रधानमंत्री कौन होता है, सरकार का मुखिया है, यानी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त है, और संसद सदस्य दोनों को दी गई है। यद्यपि कौन आरंभ करता है इस हिसाब से इसका नाम बदल जाता है। संसद के दोनों सदन पेरिस में है, लेकिन ये अलग अलग जगह है। ये कौन सी बिल्डिंग में है उनके नाम है। ये कई बार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि एक साइड में सदन दे दीजिए बहुत सारे देशों के और दूसरी साइड में उनकी बिल्डिंग्स के नाम हों। दोनों सदनों में जो एक तरीके से अलग अलग टाइप के जो समूह हैं, एक ब्यूरो होता है। ब्यूरो है जिसमें नेशनल असेंबली में प्रेसिडेंट ऑफ चैम्बर यानी अध्यक्ष, 6 उपाध्यक्ष, 3 क्वेस्टर्स और 12 सेक्रेटरी से मिलकर बना होता है। ये सब इलेक्टेड होते हैं और रोल है इनका ऑर्गेनाइजिंग वर्कलोड एंड एजेंडा और डे टू डे ऑपरेशन को मैनेज करना इसका रोल है। वहीं सीनेट में भी ये ब्यूरो होती है, लेकिन उसमें 26 सदस्य होते हैं, काम सेम ही रहता है। वहीं नेशनल असेंबली का जो परमानेंट कमीशन है, यानी जिसे हम कमेटीज़ कहते हैं बाकी गणतंत्रों में, यहाँ उनको कमीशन नाम दिया गया है, ये 8 हैं। सीनेट में 7 होती हैं। कमेटीज़ में एक डिप्यूटीज एक ही कमीशन का सदस्य बन सकता है, जैसा ऐसा अपने यहाँ नहीं होता। इसका कार्य है वही है, रोल यानी बिल तैयार करना, उस पर सदन विमर्श कर सके, संशोधन कर सकता है। सदन से पहले इसमें मतदान होता है। यह है फ्रांस के संविधान की विलक्षण बात है। सदन की फैक्ट फाइंडिंग बॉडी के रूप में यह कार्य करता है। पॉलिटिकल ग्रुप्स ये फ्रांस में ही होते हैं, अन्यथा नहीं होते। पॉलिटिकल ग्रुप्स यानी सदस्य समूहों के रूप में संगठित हो सकते हैं। सदस्य कितने ही समूह बना सकते हैं, लेकिन अगर ऑफिशियली रिकग्निशन तभी मिलती है जब 15 सदस्यों का कोई समूह हो और एक व्यक्ति एक ही समूह का सदस्य बन सकता है। और सेम ऐसा ही सीनेट में है, वहाँ ऑफिशियल रिकग्निशन के लिए इसकी सदस्य संख्या वो है कम है, 10 है। तो ये कुछ विलक्षण बातें, या जैसा मैंने संसद को पढ़ाते समय ये बताया था कि संसद में वहाँ गुटबंदी या गुट बनाने के अलग प्रावधान है। और ये जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं ये फ्रांस की जो दलीय प्रणाली है उसको विलक्षण बनाते हैं। फ्रांस की दलीय प्रणाली में हमने देखा था कि बाहर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका सदन के अंदर के जो पॉलिटिकल गुट हैं उनसे संबंध नहीं होता, और अंदर जो पॉलिटिकल गुट हैं उनका बाहर की राजनीतिक दलों से संबंध वैसा नहीं होता जैसा अन्य देशों में होता है। इसी वजह से फ्रांस की दलीय प्रणाली अलग थी। थैंक यू सो मच।